आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स कि इफ आर इज अ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ द बॉडी देन पी एंड क्यू आर सेड टू बी कंपोनेंट ऑफ आर। ठीक है, यानी अगर दो फोर्सेस हैं पी एंड क्यू और उनका रिजल्टेंट आर है, वो किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आर के वो दो कंपोनेंट हैं। ठीक है, जनरली बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। इसी तरह आप थ्योरम 1 देखें कि अ गिवन फोर्स आर कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पॉसिबल कंपोनेंट। यानी एक फोर्स के अगर कंपोनेंट गिनने बैठ जाएं तो वो इनफाइनाइट हैं, कई कंपोनेंट बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जनरली दो कंपोनेंट डिस्कस करते हैं। कौन से दो कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट। ठीक है, अब देखिए इसको मजीद, अब ये हमारे पास इसको अगर हम फिगर 1 को डिस्कस कर लें तो देखिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी। इनका रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वेक्टर ए डी। ठीक है, इसी तरीके से अगर इस चक्कर में देखें, दूसरी फिगर में अगर हम देखें 1.8 बी, तो अब हमारे पास इसमें एक ये वेक्टर है P1 और एक ये वेक्टर है Q1। ठीक है, P एंड Q। अब P एंड Q का रिजल्टेंट आ रहा है ये R बन रहा है। अब उसी तरह उसको फिर पैरेललोग्राम को अपने माइंड में लेके आए तो फिर वो जो डायगोनल बन रहा है, और डायगोनल को मजीद हम एक्सपेंड करके पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट, रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ फोर्स। यानी फोर्स के फिर वही कंपोनेंट और एक फोर्स के फिर कितने रिजॉल्व, यानी फोर्स को हम कितने कंपोनेंट में मजीद डिवाइड कर सकते हैं। जनरली जिस तरह मैंने कहा है कि हम दो कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे, एक इज द फर्स्ट वन इज एक्स कंपोनेंट एंड द अदर वन इज वाई कंपोनेंट। तो इफ आर इज द रिजल्टेंट देन इट विल बी कंसिस्टेड इन टू पार्ट्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ आर एंड वाई कंपोनेंट ऑफ आर। ठीक है, फिगर से डिस्कस करते हैं। लेट्स से कि दिस इज आर एक्स एंड दिस इज आर वाई, तो इसका मतलब है ये आर होगा जिसके ये दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक्स कंपोनेंट और यहाँ पे वाई कंपोनेंट। ठीक है, एक्स कंपोनेंट का मतलब होता है कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट का मतलब होता है साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली जो आर वाई है वो इक्वल टू होगा साइन थीटा के। यानी यहाँ पे डेरिवेशन और विद प्रूफ भी लिखा हुआ है, आप जनरली सिर्फ ये अपने माइंड में रख सकते हैं कि आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इस तरीके से जो आर है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, आर एक्स कॉस थीटा प्लस आर वाई साइन थीटा। एक छोटा सा नोट है, नोट को अपने माइंड में रखते जाएं और आगे चलते जाएं। द रिजॉल्व पार्ट ऑफ अ गिवन फोर्स इन अ गिवन डायरेक्शन इज obtained by multiplying the magnitude of the given force by the cosine of the angle between the given force and the given direction। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखें, सिंस आर एक्स एंड आर वाई आर आल्सो स्केलर कंपोनेंट ऑफ आर, सो अबाउट रिजल्ट कैन आल्सो बी रिटन एज द scalar component of a given force in a given direction is obtained by multiplying the magnitude of the given force by the cosine of the angle between the given force and the angle। इन मतलब ये है कि अगर हमारे पास r वेक्टर है ना, r तो उसकी डायरेक्शन i मतलब x एक्सिस में है, तो हम इसे लिख सकते हैं r डॉट i इक्वल टू r cos थीटा, क्योंकि i मतलब डॉट प्रोडक्ट में एंगल जीरो होगा। ठीक है, तो मतलब कॉस जीरो फिर वन हो जाता है, तो आर डॉट आई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर डॉट जे इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और आर डॉट आई इज इक्वल एंड आर डॉट जे आर द रिजॉल्व पार्ट ऑफ आर इन द डायरेक्शन आई एंड जे रेस्पेक्टिवली। आई एंड जे मतलब x axis and y axis। The resolved part or scalar component of a given force in a given direction is obtained by taking the dot product of the force and the unit vector। ठीक है, dot product of force and the unit vector along the given direction, तो हम उससे कंपोनेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड, यानी अभी जो हमने कंपोनेंट ऑफ फोर्स, रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ फोर्स डिस्कस किया है, जिसमें हमने चेक किया था कि दो रिजॉल्व पार्ट्स होते हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से हम आई और जे उसके यूनिट वेक्टर को लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। और एक फोर्स है 20 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक एज शोन इन द फिगर, फाइंड इट्स रिजॉल्व पार्ट अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिए अब इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास फोर्स भी मौजूद है, यानी गिवन डेटा को आप अलग कर लें, लिखिए नोट करें, एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन, थीटा 30 डिग्री है। तो इस हवाले से वो कह रहा है फाइंड क्या करना है, रिजॉल्व पार्ट फाइंड करने, मतलब एक्स कंपोनेंट फाइंड करने और वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ एक्स और एफ वाई। एफ एक्स का फॉर्मूला होता है एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ 20 है कॉस 30, तो कॉस 30 स्क्वायर रूट 3/2, यहाँ से 2 ये कैंसिल करवा दें तो 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज एक्स कंपोनेंट आ गया हमारे पास। सिमिलरली वाई कंपोनेंट के लिए एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, तो फोर्स 20 है तो 20 साइन 30 इक्वल टू 1 और 2, तो यहाँ से हमारे पास 10 वैल्यू आ जाएगी, 10 इज दी वाई कंपोनेंट। ठीक है, आगे देखें कंपोजिशन ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। अब कंकरेंट फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं, तो वो दोज फोर्सेस हुज लाइंस ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट आर कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेस। यानी जिनका वो फोर्सेस की मतलब जो किसी ना किसी सेम पॉइंट पर, एक पॉइंट के ऊपर मिल रही हूँ, उन्हें कहते हैं कंकरेंट फोर्सेस। यानी आसान भाषा में कहूँ तो यही इसकी डेफिनेशन बनेगी कि किसी एक पॉइंट पर सारी फोर्सेस मिल रही हैं तो वो होंगी कंकरेंट फोर्सेस। अब आगे चलें, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। यानी ट्रांसमिसिबिलिटी क्या थी, कौन सा प्रिंसिपल था,
थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश करें वो प्रिंसिपल कि अगर एक बॉडी के ऊपर किसी एक पार्टिकल एक फोर्स अप्लाई कर रही है, तो वो फोर्स अगर हम उस पार्टिकल से किसी दूसरे पार्टिकल पे शिफ्ट कर दें विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सिस्टम, देन इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। तो वो कह रहा है कि अगर हम उसको इस्तेमाल करें, तो हम इसका मतलब है फोर्सेस को शिफ्ट कर सकते हैं ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर फोर्सेस को शिफ्ट कर सकते हैं, कंकरेंट फोर्सेस को शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह देखें कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, इफ टू और मोर फोर्सेस आर एक्टिंग सिमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, द सेम इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल फोर्स ऑफ द प्रॉपर साइज एंड डायरेक्शन। कह रहे हैं कि अगर बहुत सारी फोर्सेस एक ही वक्त में एक ही जगह के ऊपर एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं, तो हम उसको एक सिंगल फोर्स से चेंज कर सकते हैं विद इक्वल साइज एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, तो उसका भी इफेक्ट ओवरऑल सेम रहेगा ना सिस्टम के ऊपर, क्योंकि छोटी फोर्सेस को हमने एक बड़ी फोर्स के साथ तब्दील कर दिया है जो मिल के काम कर रही थी, अब एक काम करेगी। तो आगे डिस्कस करते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस। देखिए हमने पहले कंकरेंट फोर्सेस को डिस्कस किया कि वो फोर्सेस के जो कहीं ना कहीं सेम पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रही हूँ, यानी सेम पॉइंट में से पास हो रही हूँ सारी फोर्सेस। अब उन सेम पॉइंट में से पास होने वाली बहुत सारी फोर्सेस का भी रिजल्टेंट होता है। जी हाँ, होता है। वही डिस्कस करते हैं। लेट्स से द फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट एट पॉइंट ए सच दैट अल्फा इज द एंगल बिटवीन देम, यानी दो फोर्सेस के वेक्टर के दरमियान या फोर्सेस के दरमियान एंगल क्या है? अल्फा। Further assume that force P is acting along x-axis. Let R be the resultant. यानी P का मतलब है x-axis, ठीक है। अब क्यों कहीं पे भी डायरेक्शन हो सकती है, तो एक R उनका रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट का फिर x-axis के साथ एंगल क्या बन रहा है? थीटा। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्टेंट R है, अगर R रिजल्टेंट है तो R इज इक्वल टू होगा सम ऑफ दीज टू फोर्सेस, R इज इक्वल टू होगा P प्लस Q। यही होगा ना, R इज इक्वल टू P प्लस Q। अब हम माइंड में ये रखें कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, ठीक है। तो क्योंकि रिजल्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ रही है आर इक्वल टू पी प्लस क्यू, तो अब रिजल्टेंट का हम उसी के साथ ही डॉट प्रोडक्ट दे देते हैं, यानी आर डॉट आर, तो पी प्लस क्यू डॉट पी प्लस क्यू होगा। तो डॉट प्रोडक्ट आसान होता है, यानी पी को पी के साथ लें, फिर पी को क्यू के साथ, फिर क्यू को पी के साथ और क्यू डॉट क्यू, तो सबके डॉट प्रोडक्ट आ गए। अब सिंपल सी कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो पी डॉट पी मतलब पी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह फिर पी डॉट क्यू, इस लाइन को देखते हैं, पी डॉट क्यू फिर पी डॉट क्यू और क्यू स्क्वायर आ जाएगा, यानी इसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब पी डॉट क्यू है, यानी ये दो डिफरेंट वेक्टर हैं, तो हम इनके दरमियान जब यानी कि वेक्टर को सॉल्व करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास कॉज आ जाएगा, तो पी क्यू कॉज अल्फा इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। तो फाइनल यानी दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस का क्या आएगा? आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारे पास फाइनली इसका रिजल्टेंट का फार्मूला आएगा। अब इस फार्मूले की बेस पे हम मजीद आगे कुछ सिनेरियो कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर।